कंपनी की पहली यात्रा 1601 ईस्वी में हुई जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए। कंपनी की पहली यात्रा 1601 ईस्वी में हुई जब कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए। इंडोनेशिया गए। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से जल जहाज हेक्टर नामक जल जहाज से अंग्रेज सूरत पहुंचे। और यहाँ पहली अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की। 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 अगला पॉइंट है कैप्टन हॉकिंस सूरत से। कैप्टन हॉकिंस इसी के नेतृत्व में आए थे। कैप्टन हॉकिंस सूरत से। कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचा। जहांगीर के दरबार पहुंचा। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि दी। इंग्लिश खान 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि दी। 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि दी। मनसब आप समझ लीजिए पद है ना, इसमें रहते थे जैसे सवार रहते थे और कुछ घोड़े रखते थे ना, तो कितने घोड़े होंगे कितने सवार होंगे ऐसा एक पद समझ लीजिए ना। एक पद था, पोस्ट थी। 400 का 2000 का 5000 का जितना मनसब बढ़ता जाएगा उतना पावरफुल इंसान होता जाएगा। बस एक पद समझ लीजिए। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने, अगला पॉइंट है 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की जिसे पहली स्थायी फैक्ट्री माना जाता है। अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की जिसे पहली स्थायी फैक्ट्री माना जाता है। जिसे पहली स्थायी फैक्ट्री माना जाता है। तो ये मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ेगा पता है?
जी तमिलनाडु में कहाँ पर? तमिलनाडु। हमने डचों के संबंध में बनवाया था। जी। इस बात को याद रखना, बहुत पॉपुलर है मसूरी बत्ती। 1613 ईस्वी में, अगला नेक्स्ट पॉइंट है, 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को भी स्थायी बना दिया गया। 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को भी स्थायी बना दिया गया। यानी कि इसमें 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ की? सूरत में। अंग्रेजों ने पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मसूरी बत्ती में, ठीक है ना। और दूसरी स्थायी फैक्ट्री सूरत में 13 में, इसमें 1613 में। और अगर पहली फैक्ट्री की बात करें तो पहली फैक्ट्री सूरत में ही लगाई। अगला पॉइंट है, 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट 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 जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस लो, सर टॉमस लो, जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस लो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर के दरबार में पहुंचा और 1618 ईस्वी तक वहां रहा। और 1618 ईस्वी तक दरबार में रहा। तथा 1618 ईस्वी तक दरबार में रहा। इसने व्यापार करने से संबंधित, इसने व्यापार करने से संबंधित, इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों की छूट से संबंधित, इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों की छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किए तथा व्यापार करों की छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किए। एक और पॉइंट लिख लो, 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से 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 गोलकुंडा के
सभी बंदरगाहों से गोलकुंडा की सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया है। व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। लाभकारी फरमान होने के कारण, लाभकारी फरमान होने के कारण, लाभकारी फरमान होने के कारण इसे सुनहरा फरमान कहा गया। इसे सुनहरा फरमान कहा गया। सुनहरा फरमान कहा गया। इसे सुनहरा फरमान कहा गया। इसे सुनहरा फरमान कहा गया। अगला पॉइंट लिखे, नेक्स्ट पॉइंट। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया और सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण किया। और सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया। ये सेंट जॉर्ज किला मद्रास में है, कई बार पूछा गया। सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया। सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट देखें, 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 ईस्वी में 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट 1661 ईस्वी में 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह। अगले पॉइंट से लिखिएगा, 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह। चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1639 ईस्वी में क्या हुआ? सॉरी, हो गया 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। परिणाम स्वरूप बम्बई चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। बम्बई चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। बम्बई चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। बम्बई चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। 1669 ईस्वी में
1669। नेक्स्ट पॉइंट है ये, अगला पॉइंट है 1669 में 1669 ईस्वी 1669 ईस्वी 1669 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1669 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। 1669 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर अपनी कंपनी को दे दिया। दस पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया तथा कंपनी ने यहाँ ओंगियार नामक एक अधिकारी नियुक्त किया तथा कंपनी ने यहाँ ओंगियार नामक एक अधिकारी नियुक्त किया। ओंगियार नामक एक अधिकारी नियुक्त किया। ओंगियार नामक एक अधिकारी नियुक्त किया जिसने बंबई गांव का शहरीकरण प्रारंभ किया। जिसने बंबई गांव का शहरीकरण प्रारंभ किया। ओंगियार नामक अधिकारी तैनात किया, नियुक्त किया, जिसने बंबई गांव का शहरीकरण शुरू किया। इसका मतलब है बंबई बनाने में कौन? ओंगिया। कौन था? जैसे कलकत्ता को बनाने वाले जॉब चौटाप थे ना, ऐसी ओंगिया यहाँ। अगला पॉइंट है 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपए में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपए में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। ये गांव थे गोविंदपुर, सुतानदी, कलिकाता। गोविंदपुर, सुतानदी, कलिकाता। गोविंदपुर, सुतानदी, कलिकाता। यही तीनों गांव विकसित होकर यही तीनों गांव विकसित होकर कलकत्ता के रूप में विकसित हुए। कलकत्ता के रूप में विकसित हुए। कलकत्ता के रूप में विकसित हुए। आज के कोलकाता नगर को बसाने का श्रेय जॉब चौरनॉक हो जाता है। जॉब चौरनॉक हो जाता है।
कुछ इनके भी महत्वपूर्ण स्थान हैं अंग्रेजों के, उसको भी देख लो। है तो बहुत सारे, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट अभी देखो एक स्थान है मुर्शिदाबाद। अभी हम लोगों ने एक स्थान पढ़ा मसूलीपट्टनम। क्या पढ़ा? मसूलीपट्टनम। कौन सा? यहीं पे हम लोगों ने देखा सूरत। क्या देखा? सूरत। यहीं ऊपर राजधानी है अहमदाबाद। अहमदाबाद इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी बनारस में अपना बना लिया था, वाराणसी। हम्पी, कांचीपुरम भी है तमिलनाडु में। कांचीपुरम ये भी तमिलनाडु में है दोनों। एक कर्नाटक है, कर्नाटक का हम्पी, यहाँ पर भी इनका था हम्पी। क्या है कि 1611 ईस्वी में ये हुआ, ये होता है ना। ये दो बार हुआ, 1608 में अस्थायी, 1613 और 1613 में स्थायी। 1613 में स्थायी। यही से कुछ नहीं, यही बनता है कुछ नहीं। या तो सूरत या मसूलीपट्टनम पूछ ले, इसको बना दो ताकि याद रहे थोड़ा सा। इन दो चीजें देखना है, सूरत और मसूलीपट्टनम। दस 11 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, आते ही नहीं कहीं पूरे। 10-11 लोग भी अगर पर डे आए तो थोड़ा सा काम है ना। ये पढ़ाने का तरीका भी हम लोग बदल देते हैं, समझ रहे हो? नहीं तो फिर लेक्चर प्लान ध्यान ही नहीं देते कहाँ क्या चल रहा है। बात समझो ना। पढ़ाने वाला भी तो पढ़ने वालों से इंस्पायर होता है। बार बार मैं कह रहा हूँ, है ना। इंस्पिरेशन के लिए कुछ चाहिए तो ऐसे ही इंस्पिरेशन मिल जाएगी। इंस्पिरेशन के लिए कुछ चाहिए। क्वेश्चन वगैरह किसने डाले? कल नहीं डाले? हाँ जी, कैसा ग्रुप है तुम लोग का? हम तो ग्रुप ही नहीं है आज तक। देखो, जब तक इस तरीके से नहीं करोगे ना, कोई मतलब नहीं तैयारी का। चलो पहले तो 10-11 लोग तुम लोग आओ, फिर हम ही डरवाना शुरू करें। फिर प्रतिबंध लगा देंगे कि इतना क्वेश्चन पर डे करके ही लाना है। हो गया?
सर ये भी इसके पहले 16 से 11 मसूलीपट्टनम जो डिस्कस हुआ था तो कर्नाटक में पढ़ना चाहिए। मसूलीपट्टनम नहीं माइक टेंशन मैं तो मसूलीपट्टनम तो तमिलनाडु में ही है। देखो अपना पिछला वाला मैप देखो पहले। वो स्थान तमिलनाडु ही तो है सर। हैं? वो तमिलनाडु ही तो है। हाँ तमिलनाडु है। हाँ तमिलनाडु है तमिलनाडु में पड़ेगा जी। वो इसके है। इसके ऊपर क्या कहते हैं, आंध्रा, फिर आंध्रा, फिर उड़ीसा। जी। पिछले वाले में कर्नाटक सर इधर है। हाँ, ये हम्पी है। अच्छा हाँ हम्पी को लिख दो कर्नाटक की, है ना। हम्पी को कर्नाटक लिख दो। हम्पी को ये कर्नाटक बहुत प्रसिद्ध ये भी स्थान है। हो गया। देखो एक बार फिर से हम लोग अब कोई अपना कॉपी मत लिखिएगा ना। एक बार हम लोग फिर से जो है कॉपी में किसी को देखना नहीं है, बिना देखे बस बोलना है। फैमिली ट्री जो हम लोगों ने बनाया था औरंगजेब का किस्सा, बिना देखे आप लोग बोलिए, बताइए आप लोग औरंगजेब का कार्यकाल क्या है। पीछे से वाइस 1658 से जिन लोगों को नहीं याद है समझ लीजिए वो गड़बड़ मामला है। 1658 से लेके 1707 ईस्वी पढ़ने का यही मतलब है कि चीजें ये क्रोनोलॉजिकल सिस्टम जो है याद न रहने के कारण ही विषय आदमी नहीं पढ़ता है। अगर आपको पूरे इतिहास का हम क्रोनोलॉजिकल सिस्टम बता दें तो छोटा लगने लगेगा सब्जेक्ट, ठीक है ना। औरंगजेब 1658 से 1657 आप लोग बताएं इसके 4 पुत्र थे, बताइए। गर्ल्स 5 थे तो 5 में बता दीजिए। सबसे पहले आजम शाह, बहादुर शाह, बिना देखे बताना है, जितना भी बताना है। बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद कौन, सुल्तान, और कौन था, मोहम्मद कौन था, अब कौन मोहम्मद था, हैं? मोहम्मद अकबर था क्या, अकबर, बोलो ना, अपने ऊपर विश्वास नहीं है। नेक्स्ट काम बख्श, कौन था, काम बख्श, अपने ऊपर विश्वास रखो। अब बताइए शासक कौन बना, बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम कार्यकाल क्या था, 717 से 1712 ईस्वी, ठीक है। इसके भी 4 पुत्र हुए, इसके 4 पुत्र हुए, कौन कौन से याद है बॉयज, इसके 4 पुत्र हुए। यही तो मेन चीज है इतिहास की। ये तब आएगा जब हम लिखवा रहे हैं, उसी समय आप बार तैयार हो। चलो हम बता दे रहे हैं, पहला था जहांदार शाह, क्या था, जहांदार शाह। दूसरा था अजीम उस शान, बिना देखे, देखना नहीं है, देखने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ, उस शान। तीसरा था रफी उस शान, अब तो याद आ जाएगा, रफी उस शान। और चौथा था जहान शाह, कौन था, जहान शाह। अब इसमें से कौन सा शासक बना, इतना तो याद होगा, इसमें कौन शासक बना, चारों में से जहांदार। क्या कार्यकाल था, 1712 से लेकर 13 ईस्वी, 1712 से लेकर 13 ईस्वी। तो प्रथम शासक तो ये हुआ, दूसरा शासक ये हुआ, तीसरा कौन सा शासक है, तीसरा कौन सा शासक बना, बताइए। जहांदार शाह के बाद 1713 के बाद कौन शासक बना, बताइए।
फैमिली ट्री याद नहीं होगा तो पूरा फिर इतिहास कैसे याद रहेगा? फर्रुखसियत नहीं हुआ तो क्या? फर्रुखसियत कौन था? फर्रुखसियत था कौन? जहांदार शाह का पुत्र था कि अजीम उस्सान का पुत्र था? फर्रुखसियत, फर्रुखसियत। तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं उस दिन जब ट्री बनवाया था ना, तो मैं कम से कम 2-3 साल से नहीं देखा था। इसके बाद भी हमें याद आ जा रहा है, समझ रहे हो? उसको पढ़ पाइएगा मत। फर्रुखसियत क्या है टाइम टेबल इसका? 1713 से लेके 19 तक। कहाँ तक है? 19 ईस्वी तक। अब आपको पता है कि 19 में 2 शासक हुए छोटे छोटे। कितने शासक हुए? रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात। ये दोनों किसके पुत्र थे? जी कामबख्श। बहुत आगे। ये जो तीसरा पुत्र है इनके रफीउस्सान के 2 पुत्र थे। इसके 2 पुत्र थे, रफीउद्दौला पहला पुत्र था और दूसरा पुत्र था इसका रफीउद्दर्जात। रफीउद्दौला, ये रफीउद्दर्जात पहले दौला था कि दर्जात? पहले दर्जात। रफीउद्दर्जात और फिर है रफीउद्दौला। रफीउद्दौला हमने लिखवाया था कि ये दोनों 1719 में ही खत्म हो जाता है इनका मामला। दोनों का मामला 1719 में ही खत्म हो जाता है। शाहजहां द्वितीय की उपाधि दी थी। इन दोनों में से शाहजहां द्वितीय की उपाधि कितनी थी? रफीउद्दौला। रफीउद्दौला ये है शाहजहां द्वितीय। यही बात इसमें महत्वपूर्ण है, यही बात इसमें याद रखने लायक है कि शाहजहां द्वितीय कौन सा शासक बना। अब कौन बना शासक? मोहम्मद शाह। कौन था भैया मोहम्मद शाह? मोहम्मद शाह कौन था बताइए? जहांदार शाह के 2 पुत्र थे, मोहम्मद शाह और अहमद शाह। 2 ही शाह ही है, अहमद शाह, मोहम्मद शाह और अहमद शाह। देखिए ध्यान से, फर्रुखसियत बना तीसरा शासक, फर्रुखसियत बना तीसरा शासक, रफीउद्दर्जात बना चौथा शासक, रफीउद्दौला बना 5वां शासक, मोहम्मद शाह बना 6वां शासक। कार्यकाल था 1719 से 48 ईस्वी। 1719 से 48 ईस्वी। अहमद शाह बना 7वां शासक 1748 ईस्वी से 1754 ईस्वी। 1754 ईस्वी। अब यहाँ सब खत्म हो गया मामला। जहांदार शाह के पुत्र आने लगे इस फैमिली ट्री में। आलमगीर द्वितीय कौन बना? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, ये आलमगीर द्वितीय बना 1754 से लेकर के आपका बना 1758। कहाँ तक बना? 1758 ईस्वी। अब 58-59 में एक व्यक्ति से घुसेगा, कामबख्श का पौत्र, इसका पौत्र था मुही उल मिल्लत या सुन्नत। मुही उल मिल्लत या सुन्नत। मुही उल मिल्लत या सुन्नत। मुही उल मिल्लत या शाहजहां तृतीय यही था। ये कौन था? शाहजहां तृतीय यही था, शाहजहां तृतीय। और इसका कार्यकाल 1758-59 में था। 1758। ये हम बात बहुत बारीक नहीं बता रहे हैं, ये सब इधर ओवरलैपिंग है टाइमिंग की, है ना। तो ये प्रश्न बनता भी नहीं है टाइमिंग वाला, तो हम ये याद करने के लिए सेटअप बना दिए। 1758-59। अब इसका पुत्र आएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय क्या है कार्यकाल बताइए आपको, क्या है कार्यकाल?
1759 से लेके 1806 तक बहुत लंबा काल कर रहा है। 1806। अब शाह आलम दूसरी के बाद कौन आएगा? अकबर दूसरी। कौन आएगा? अकबर दूसरी। 1806 ईस्वी से लेके 1837 ईस्वी तक। कहाँ तक? 37 ईस्वी तक। और अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, या इसी को कहते थे बहादुर शाह जब्बर। क्या कहते थे? 1837 ईस्वी से लेकर के टेक्निकली 1858 तक शासन करता है। 1858 में इसको रंगून में निर्वासित कर दिया जाता है और फिर ये जो है रंगून में ये अपना काम करता है। चलिए बताइए मुझे अब आप लोग, इन शासकों में से मूल नाम मुअज्जम किसका था? बहादुर शाह प्रथम। किसका नाम था? मुअज्जम था। क्या था? मुअज्जम था। मूल नाम किसका था? मुअज्जम। बहादुर शाह प्रथम का। अब आप बताइए मुझे कि जजाओ या जाजव का युद्ध, जजाओ या जाजव का युद्ध किस सन में हुआ था? जजाओ या जाजव का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? देखो भाई, उत्तराधिकार का युद्ध था। किसका युद्ध था? तो स्वाभाविक बात है 1707 में लड़ा जाएगा। 1707 में लड़ा जाएगा। जजाओ या जाजो या जाजो, जजाओ या जाजो का युद्ध 1707 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? बहादुर शाह और ये दोनों तो मर गए थे। ये दोनों तो पहले ही खत्म हो गए थे। ये दोनों तो उत्तराधिकारी युद्ध से पहले। हाँ, यही ध्यान रखना है कि भैया ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। ये जजाऊ या जाजो आगरा के पास पड़ेगा। आजम और इसके बीच हुआ था। आजम और दूसरा युद्ध हुआ बीजापुर का। कौन सा हुआ? बीजापुर का। ये हुआ था इसके और कामवश के बीच। बीजापुर का युद्ध हुआ था बहादुर शाह प्रथम और कामवश के बीच। अब बताइए मुझे कि इन शासकों में से लंपट मूर्ख किसकी उपाधि है? लंपट मूर्ख किसकी उपाधि है? बताइए। लंपट मूर्ख। हाँ, इन शासक सब सामने रखे हैं आपके, बिना देखे तुम ठीक है, सब सामने रखा है कि पूरा फैमिली चाहता है। लंपट मूर्ख कौन था इसमें से? जहांदार साहब। कौन था? अच्छा, इनमें से घृणित कायर किसको कहा गया है? घृणित कायर, फरूसियत इसको कहा गया है। याद रहना चाहिए, लंपट मूर्ख कहा गया है जहांदार साहब को और घृणित कायर कहा गया है फरूसियत को। इनमें से रंगीला किसको कहा गया है? रंगीला किसको कहा गया है शासकों में से? बताइए, रंगीला किसको कहा गया है? इस सारे याद है। रंगीला बताइए। वो सर ये आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। रंगीला कहा गया है मोहम्मद साहब। किसको कहा गया है? ये है मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब को रंगीला कहा गया है। क्या कहा गया है? अब बताइए, आलमगीर द्वितीय अगर ये है तो आलमगीर फर्स्ट कौन सा है? आलमगीर द्वितीय अगर इसको उपाधि मिली, ये अगर आलमगीर द्वितीय के नाम से औरंगजेब। आलमगीर प्रथम कौन था? औरंगजेब। कौन था? आलमगीर प्रथम था ये भैया। आलमगीर प्रथम था ये। आलमगीर प्रथम था। हमने बताया था एक बार कि शाह आलम द्वितीय अगर यहाँ बैठा है, शाह आलम प्रथम कौन था? बहादुर शाह प्रथम। वेरी गुड। बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम प्रथम था। क्या था? शाह आलम प्रथम यही था भैया। शाह आलम प्रथम ये था। अब बताइए, इन सारे शासकों में शाह ए बेखबर की उपाधि किसे दी गई? शाह ए बेखबर की उपाधि, बेखबर की उपाधि किसको दी गई? बहादुर शाह प्रथम।
किसने दी थी? खफी खान। खफी खान समकालीन इतिहासकार था। समकालीन का मतलब उसी समय का। खफी खान ने इसको ये उपाधि दी थी। खफी खान ने इसको ये उपाधि दी थी। ठीक है ना? अब बताइए कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? राजा की उपाधि किस मुगल अकबर शासक देती है। हैं? अकबर देती है। अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने दी थी। भाई साहब, मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? ये हालांकि फैक्ट मैंने लिखवाया नहीं, एक फैक्ट आपके उसमें नहीं लिखा गया है। जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी, हैं? लिखा था? नहीं, हमको लिखा नहीं है। हमें क्लास याद रहता है। बहादुर साहब ने दिया था। बहादुर साहब लिखा है क्या आपने? नहीं भाई, औरंगजेब देना चाहिए, हमें पता है। औरंगजेब ये डिस्कस हुआ ही नहीं इस क्लास में। हम लोग को तो याद रहता है, बड़ी तेज साल हमारी मेमोरी रहती है। ये डिस्कस नहीं हुआ। चलो खैर आगे चलो। अभी इससे संबंधित कुछ और फैक्ट हम लिखवाते हैं। अभी लिखना नहीं है, अभी जवाब देते जाओ। जो हमें लगेगा नहीं लिखा है बताइए। जयसिंह मिर्जा को जहादार उसके दूसरे दिन दिएगा, जहादार साहब ने दिया। अच्छा, लिखा है? जी, मतलब बाद में बताया गया था दूसरे दिन टॉपिक से। अच्छा। उसी के अंतर्गत लिख दिया गया। अच्छा, जहादार साहब। 23 तारीख वाले लेक्चर में दिया गया। चलो भाई, इस फैक्ट को तो हम भी भूल गए लगता है। जहादार शाह ने मिर्जा की उपाधि दी थी। हाँ, जयसिंह मिर्जा को राजा की उपाधि। हैं? जयसिंह मिर्जा को राजा की उपाधि। राजा की उपाधि है वो। अभी तो हम फैक्ट वो कह रहे हैं कि हम भूल नहीं सकते भाई। राजा की उपाधि दी है। किसकी? राजा की। हम पूछ रहे थे मिर्जा की उपाधि किसकी? अभी देखो मिलेगा, अभी मिलेगा। मुझे लग रहा है कि औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे। जी। क्या थे? हिंदू मनसब। कॉन्सेप्ट की वजह से हमें थोड़ा याद है। ये हिंदू मनसबदार सबसे ज्यादा औरंगजेब के समय थे। औरंगजेब ने ही उसको मिर्जा की उपाधि दी थी। ये वाला पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ होगा। औरंगजेब के समय में देखिएगा तो मिल जाएगा। औरंगजेब के समय में देखो, ये जितना तुम पहले फैमिली ट्री बनाओ, ठीक है, फिर रिकॉल करो। हम बार बार जो संसाधन बता रहे हैं, तैयारी वैसे करोगे तभी निकलेगा। फिर कोई एग्जाम, अब इतना जितना हमने उत्तर पूर्व काल बता दिया है, अगर आप इतना तैयार करो, है ना, फिर किसी से बात करके देख लेना आसपास की कोचिंग वालों से, आपको पता चल जाएगा हम क्या करवा रहे हैं। बात समझ रहे हो? हमने बताया आपसे कि एक तो ये बोर्ड 300 रुपए का आएगा, 350 रुपए का, वो ले आओ। बार बार उसमें बिना देखे चीजें करो। ऐसे नहीं पढ़ाई वढ़ाई होती है, समझ रहे हो? ये सब पूरा याद करके उसमें बिना देखे बार बार लिखो। एक बार भूलोगे, 2 बार भूलोगे, 3 बार भूलोगे, 4 बार भूलोगे। जैसे फैमिली कंफर्म होगा, उससे संबंधित सारे फैक्ट आपको याद आ जाएंगे। ऐसे लिखवाने से थोड़ा याद हो जाते हैं, ऐसे याद होते हैं। चलो बताइए, जल्दी जल्दी एक समय है। एक क्वेश्चन जाएगा पीछे बॉयज के लिए, एक इंटर के। शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किसने की थी? बॉयज, शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण करी थी? रफीउद्दौला। आंसर ये नहीं आ रहा है। चलिए आप लोग बताइए, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर देती है। यार भाई तुम लोग से नहीं, अकबर देती है। आप लोगों से नहीं है। एक ही क्वेश्चन जा रहा है, मेरे तो होश में आप लोग हो गया। मुगलों के पतन का मुख्य कारण क्या था? देखिए अब ऑप्शन दे रहे हैं बॉयज को, अपने अंदाज बताइएगा। मुगलों के पतन का मुख्य कारण क्या था? मराठाओं का आक्रमण, सैनिक आदक्षता, आर्थिक कमजोरी, आयोग उत्तराधिकारी। इन 4 कारणों में से क्या था? कारण तो सभी थे, लेकिन इनमें से एक प्रमुख कारण जो आंसर माना जाता है। मुगलों के पतन का मुख्य कारण क्या था? मराठाओं का आक्रमण, सैनिक आदक्षता, आर्थिक कमजोरी, आयोग उत्तराधिकारी। आयोग उत्तराधिकारी, आयोग उत्तराधिकारी। अब क्वेश्चन आप लोग के लिए जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 किस मुगल शासक के समय हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 किस मुगल शासक के समय हुआ था? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 1757 में कौन है? आलमगीर द्वितीय। कौन है? आलमगीर द्वितीय। 3 साल में देख के आंसर नहीं करना है। आलमगीर द्वितीय है। कौन सा है? आलमगीर द्वितीय है। अब बताइए, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध बॉयज किसके किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध बंगाल का नवाब था भैया और अंग्रेज था। अंग्रेज था।
अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बंगाल का नवाब था, कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। बताइए, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वो आप नहीं पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में कर क्या रहे हो? कौन सा विदेशी वो पढ़ रहे हो? यूनिवर्सिटी के बाद चीजें पढ़ रहे हो क्या? जो जहां हम चल रहे हैं वहां फोकस कर जाना चाहिए। हम तैयारी नहीं कर रहे हैं एग्जाम की, हमें तैयारी करवाना है आपको, तो हमसे ज्यादा फैक्ट आपको याद होने चाहिए। 4-5 फैक्ट आपको रोज हमें ऐसे बताने चाहिए जो मैंने ना पढ़े हो। तैयारी आप कर रहे हो कि हम कर रहे हैं? पहले तो कॉन्सेप्ट समझ। अब वो वाला क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं 22 मिनट वाला, जहाँ टीचर को ज्यादा आता है। जो तैयारी कर रहा है उसको ज्यादा आना चाहिए, जो नहीं कर रहा है उसको ज्यादा आना चाहिए। अब बताइए, हम तो सिर्फ समस्याएं सॉल्व करने के लिए खड़े हैं कि जो कठिन समस्याएं तुम्हें मिल जाती हैं जल्दी जल्दी उसको हम सब सॉल्व आउट करते हैं। तैयारी का मतलब है कि जिस समय जो कर रहे हो उस पर फोकस कर जाइए। अब ये सब क्वेश्चंस आपको कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जितने क्वेश्चंस हो सकते थे इसमें उतने तुम्हें याद कर लेना चाहिए। उतने उत्तर मुगल काल यानी फिनिश, उत्तर मुगल काल फिनिश हो जाना चाहिए। एक चैप्टर फिनिश, A4 साइज के कागज में पूरे फैक्ट्स लिख के उससे संबंधित क्वेश्चन लिख के एक फाइल भर दीजिए। ये चैप्टर नंबर 1 खत्म। अगर एक क्वेश्चन भी उत्तर मुगल काल से आएगा तो हमसे मिस नहीं होगा। ये तरीका होता है, ये तरीका होता है। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था इसमें? रॉबर्ट क्लाइव। लिख लो, कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, जो कहाँ का नवाब था? बंगाल का। अगर कहीं है तो साइड में उसको लिख दीजिए, रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहा था। कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध बॉयज, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ भाई? खत्म कहानी। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, दूसरा हुआ 1556 ईस्वी में, तीसरा हुआ 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सदाशिव राव नेतृत्व कर रहा था। सदाशिव राव मराठा ये नेतृत्व कर रहा था। सदाशिव राव मराठा, इसको लिख लीजिए, सदाशिव राव। तैयारी करने का तरीका बता रहा हूं। जनवरी चल रहा है, जनवरी का करंट आपको देखना चाहिए, तुरंत करंट पढ़ना चाहिए। 50 से 100 सवाल पर डे अर्थमेटिक के लगाना चाहिए, 10-20 सवाल रीजनिंग के 50 सवाल लगाना चाहिए पर डे, और 300 क्वेश्चन जो हमने जीएस बताया वो पढ़ना चाहिए। ये आपका कार्यक्रम पर डे में रहना चाहिए। बात समझ गए? एक दिन करके देखो, मैं कहने से फिर बताओ कि मुझे कितने घंटे लगा। बात समझ रहे हो? एक दिन मेरे कहने से ये करके दिखाओ कि कम से कम जनवरी है, जनवरी का करंट कम से कम 20। देखिए ध्यान से इधर, हमने अभी यही बताया, एक दिन ऐसा करके बताओ, ईमानदारी से मुझे बताओ कितना समय लगा। मैथ की कम से कम 50 सवाल लगाइए, अर्थमेटिक की, रीजनिंग की कम से कम 30 सवाल लगाइए, रीजनिंग की कितने? 30 सवाल। फिर इसके बाद बात करो, 300 क्वेश्चन पढ़ना है जीएस जीके के 300 क्वेश्चन पढ़िए एक दिन में। और हमने कहा कि करंट अफेयर्स, क्या कहा? करंट। जनवरी महीना चल रहा है, जनवरी में अगर जनवरी का करंट नहीं पढ़ पा रहे हो तो बेकार है। जनवरी का करंट 10-20 पॉइंट पढ़िए, इतना पढ़ के आइए, बताइए मुझे कितना टाइम लगा, इतना करने में कितना टाइम लगा। एक दिन का समय अपने लिए दो, देश के लिए बहुत दे रहे हो ना, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए दे रहे हो, अपने लिए दे दो एक बार, तभी इस लायक रहोगे, परिवार में साथ दे पाओ, जब खुद कुछ सक्षम हो जाओगे। तो अगर 1-2 साल तैयारी के लिए आप दे रहे हैं तो 1-2 साल ये करो, क्या करो, इसके बाद नहीं निकल रहा है फिर अपना कोई काम कर लो, काम करने के साथ साथ 4 घंटे से रिवीजन करते रहो और एग्जाम देते रहो, कभी न कभी हो जाएगा। फिर आपको 24 घंटे खाली रहने की जरूरत नहीं है। 2 साल लग के साथ दे दो, 2 साल छोड़ो यार, 1 साल करके देख लो, और क्या है, 2 साल तो बहुत बड़ी चीज है, 1 साल करके देख लो, फिर इसके और परिणाम देख लो। 1 साल भूल जाओ सब कुछ, घर परिवार सोच समझ सब कुछ, समझ रहे हो? तो ध्यान से समझो, तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, किसके किसके बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली।
अब्दाली की एक बहुत बड़ी उपाधि है, हमने लिखवाई नहीं होगी, लिख दो। अहमद शाह अब्दाली दुर्रे दुर्रानी, दुर्रे दुर्रानी की उपाधि थी। इसके पहले नादिर शाह की उपाधि क्या थी? नादिर शाह की उपाधि बताए थे दुर्रे दुर्रानी। ये अहमद शाह अब्दाली की उपाधि है। युग का मोती, युग का मोती, मोती का मतलब समझ रहे हो, हीरा जवाहरात मोती यानी कि कोई ऑर्नामेंट, आभूषण। दुर्रे दुर्रानी का मतलब है युग का मोती। नादिर शाह को कौन सी उपाधि दी गई थी? ईरान का या फारस का नेपोलियन। ईरान का या फारस का नेपोलियन। ईरान और फारस एक ही है। जो जीडी वाले बच्चे हैं ध्यान दें, जो जीडी पुलिस और सिपाही दोगे ना, इतना ही पूछ देगा ईरान का नाम क्या था, मेसोपोटामिया का पुराना नाम क्या था। ये सब छोटे छोटे एग्जाम से पूछ देता है, इसलिए इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। फारस ईरान को ही कहते हैं, ठीक है। का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कौन है? भारत का नेपोलियन कौन था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन था? ऐसे तो याद किया जाता है कि भारत का नेपोलियन ये है, ईरान का नेपोलियन कौन था? नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह के बाद आया अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुर्रानी कहते थे। बहुत पॉपुलर इसका स्टेक वो है ये दुर्रे दुर्रानी। युग का मोती, युग का। नादिर शाह पेशे से क्या करता था? क्या पेशा था नादिर शाह का? चरवाहा। क्या था? चरवाहा। वो भी याद रखना, पूछ दे किसी स्टेटमेंट उठा कर दे, चरवाहा। पानीपत का तृतीय युद्ध किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? 1761 में हुआ। किस मुगल शासक के समय हुआ? शाह आलम द्वितीय, 1759 से 1806। ऐसे याद होना चाहिए कार्यकाल, समझ रहे हो? ऐसे याद होना चाहिए 1759 से। तो ये तब आएगा जब हमने बताया कि ये गोल्ड 300 रुपया का मंगाओ, इन्वेस्ट करो, क्या करो, और बार बार लिखो। हमने बता दिया, जो हम बता रहे हैं प्रक्रिया वही है तैयारी की प्रक्रिया, और कोई तैयारी प्रक्रिया नहीं है। लग जाइए एकदम पूरी तरीके से। अभी 10, 12, 15 लोग हो तो हम थोड़ा सा उसको दिखाएं। पढ़ाने से पढ़ने से थोड़े ना होता है, तुम तैयार कितना हो इससे होता है। टीचर कितना वो विकास दीप बना हुआ है उससे थोड़ा मतलब है। विकास दीप से पढ़ ले तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। बात समझ रहे हो? आप कितना तैयार हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम ये जो कहे इसको लिख लीजिए, कहीं इसको लिख लीजिए और ये करके आइए एक दिन। जब कर देना तो हमें आगे बताना ईमानदारी कि सर हमें इतना टाइम लगा था, सर हमें इतना टाइम लगा था, इतना कर रहे। मैथ के 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 300 क्वेश्चन, जीएसडीपी के पढ़ना है बार बार। करंट कम से कम जनवरी के 20-25 पॉइंट इतना करके देखो एक बार यार, तब बताओ हमें कितना लगा। एक बार करके आओ, फिर ईमानदारी से टाइम बताओ। जब इतना समय लगा, मैंने बता दिया 8 से 10 घंटे की तैयारी नहीं करोगे सही दिशा में तो सिलेक्शन नहीं होना है। इतना सर इतने ये सब कुछ पढ़ लो, कोई भी एग्जाम तो हो जाए। चलिए, सबको पता है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बता दिया हमने। अहमद शाह अब्दाली, मराठा सेनापति सदाशिव भाऊराव, सदाशिव राव भाऊ भी कहते थे ना, उनको भाऊ भी कहते थे। चलिए, एक प्रश्न और है। सन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुई थी? इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच हुई? इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी। आपको पता है कि बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी। कितना हुआ था? 1764 ईस्वी बक्सर के युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था पता है? बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की और 3 सेनाएं थी। शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था सम्राट दिल्ली का। बंगाल का नवाब था शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। अवध के नवाब थे। ये अवध का था।
बंगाल का कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम। बंगाल का कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम कौन था? मीर कासिम। वो ये अवध के थे। कहाँ के थे? अवध क्षेत्र, यानी कि इलाहाबाद के बगल से जो क्षेत्र, लखनऊ वाला, ये सब अवध का क्षेत्र था। इन के सामने हुआ था। हेक्टर मुनरो, हमें लगता है इसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो हमें लगता है इसका नेतृत्व कर रहा था। तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। हेक्टर मुनरो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, है ना, बक्सर की युद्ध में। और ये तीनों की समझ सीनाएं थी। जब युद्ध खत्म हुआ तब इलाहाबाद की संधियां हुई। इलाहाबाद की संधियां 2 हुई। इलाहाबाद की संधि नंबर 1, इलाहाबाद की संधि नंबर 2। इलाहाबाद की संधि हुई किसके किसके बीच में? अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच में, है ना, शाह आलम द्वितीय के बीच में। गवर्नर यहाँ वही था, हमें लगता है रॉबर्ट क्लाइव। कौन था गवर्नर यहाँ? तो माना जाएगा रॉबर्ट क्लाइव और इन लोग के बीच में हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव और इन लोग के बीच में हुआ। चलिए, इलाहाबाद की संधि 1765 की निम्नलिखित शर्तें थी। ये लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि हमने लिखवाया नहीं। देखो, इलाहाबाद की ये उसी में जोड़ देना, उत्तर मुगल काल में। बक्सर की युद्ध के बाद कहीं जोड़ दीजिएगा ना, उसी में डर, क्योंकि ये कुछ देता है कभी भी। ये हम लिखवा नहीं पाए। लिखवा क्या है भाई, जैसे प्लान ढंग से सब चले, जब हमें लगे कि यार कुछ काम हो रहा है। इसलिए 5 लोग हो, कोशिश किया करो कि ना बिना किसी बड़े कारण के अपसेट ना हो पाऊँ, है ना। 40-50 लोग हो जाओगे, 2-4 अपसेट हो जाओगे, हम पूछने वाले नहीं है। हमें ध्यान ही नहीं रहा है कौन है कौन नहीं है। लेकिन 5 लोग हो, 6 लोग, उसमें अपसेट मार दिए, तो थोड़ा जोश दिखाओ यार सालों साल। चलो लिखो, इलाहाबाद की संधि 1765 है ना। पहली शर्त थी, देखो, इसके तहत कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, इसके तहत कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, इसके तहत कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, इसके तहत कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, इसके तहत कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। इसके तहत कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, इसके तहत कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। इसके तहत कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। दूसरा पॉइंट, कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले, कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले, कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिए। शाह आलम द्वितीय को दे दिए। शाह आलम द्वितीय को दे दिए। तीसरा पॉइंट देखें, शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को, 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 शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। दीवानी का मतलब है राजस्व से संबंधित चीजें, जहां धन आता है ना। फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल को। दीवानी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। ये 3 मुख्य शर्तें थी, ठीक है। यहां से भी प्रश्न बन जाता है, ये तीनों शर्तें उसी में चिपका देना। इसीलिए तो हमने कहा कि A4 साइज कागज का इस्तेमाल करें जैसे प्लान बनाने में। कॉपी अभी रफ का प्रयोग करें यहाँ लिखने में।
बताइए मुझे, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम मुगल बादशाह कौन था जो अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर बना? बिना देखे बताइए आप लोग, पहला पेंशनर कौन बना, पेंशन दी गई थी इसको? इसको दिया गया था, हाँ बोलो, शाह आलम द्वितीय आंसर ये। हमने बताया था कि उसको पेंशन दे दी गई थी वार्षिक, कितना दिया गया था, 9 लाख रुपए कितना दिया गया था, एक पॉइंट लिखा भी है आपको, ये तो कर था कोई वार्षिक कर दिया, लेकिन हाँ हमने ये लिखवाया था 1803 के आसपास कि इसको पेंशन दे दी गई थी, है ना। अभी ये क्या हुआ, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन है ना, तो यही है, ये 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन हो गई बस, ठीक यही है। शाह आलम द्वितीय, ठीक है, दूसरा शासक संरक्षण बनने वाला अकबर द्वितीय कौन था? अब एक प्रश्न है बहुत बढ़िया, अब जैसे प्रश्न ही पूछ दिया इन्होंने, सन 1716 ईस्वी में सिख गुरु बंदा बहादुर को फांसी किस मुगल शासक ने दी? अब उसने पूछ दिया सन 1716, तो अब सोचने की जरूरत है नहीं, 1716 में है कौन, तो परोक्षीय भी देगा। अगर प्रश्न में ये फैमिली ट्री याद करने से ये फायदा है कि कहीं गलती से सन दे दिया उसको गलती से, तो आंसर तो सोचने की जरूरत है नहीं, बात समझ रहे हो ना। 1713 से लेकर 19 तक कौन है? परोक्षीय, तो इसी ने दी थी, सिख जो गुरु था बंदा बहादुर, उसको फांसी दी, क्या दी थी? फांसी, बंदा बहादुर, बंदा बहादुर को जगत गुरु भी कहते थे क्या? है मोबाइल में तो देखो जरा, बंदा बहादुर को जगत गुरु भी कहते थे कि बहुत पुराने फैक्ट सब दिमाग में पड़े रहते हैं, हमें याद नहीं रहता कई बार। एक फैक्ट थोड़ा है जीएस में, इतिहास में, जगत गुरु कौन था? आया आंसर? जगत गुरु की उपाधि दी गई थी, बंदा बहादुर, पता नहीं यार क्यों याद आ गया इस समय, दिमाग में कहीं अनकॉन्शियस माइंड मेरे पड़ा होगा तभी आया है, ऐसे नहीं आता है कोई बात। सर जी इसमें दूसरा नाम दे रहा है, क्या दे रहा है? हीर विजय, सम्राट अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि मिली थी। हीर विजय जी, हर विजय सूरी है, हर विजय सूरी है, वो हीर विजय नहीं है, हर विजय सूरी होगी वो, है ना। चल देखते हैं यार, जगत गुरु की उपाधि हो सकता है कई लोगों को दी गई होगी ना। जी सर, हाँ है ना, इसमें ये बोलो ना माइक से, क्या बंदा बहादुर को जगत गुरु की उपाधि दी? ऐसे सीधे बोल दो बंदा बहादुर को जगत गुरु की उपाधि किसने दी, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, नहीं दी होगी तो नहीं देगा आंसर। बंदा बहादुर को जगत गुरु की उपाधि किसने दी? क्वेश्चन गलत होगा तो आंसर ही नहीं देगा। सची नहीं दे रहा, नहीं दे रहा ना, इसका मतलब फिर हम कंफ्यूजन ही थे, जगत गुरु फिर कोई और भी होगा। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, कल देख के आइए जो भी आपके पास हो। करनाल हरियाणा का युद्ध कब हुआ था? करनाल हरियाणा में पड़ता है, कब हुआ था युद्ध? करनाल हरियाणा का युद्ध याद है, हमने लिखवाया है 1747 ईस्वी, नादिर साहब इसके बीच में हुआ था, दिल्ली में 1739 में। करनाल हरियाणा, मोहम्मद साहब होंगे, कौन होंगे? देखो ना 39 में कौन है? मोहम्मद साहब, नादिर साहब के बीच नहीं हुआ था, ये लिखवाया भी है। अब बताइए, मुगल बक्सर की युद्ध 1764 ईस्वी के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। इतना आंसर देने में समय नहीं लगना चाहिए, इसके सरल सरल प्रश्न। बक्सर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मीर कासिम बंगाल, सिराजुद्दौला अवध, शाह आलम द्वितीय बादशाह था अंग्रेजों के बीच, ठीक
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बांडीवास का युद्ध, ये हम लिखवाए, बांडीवास का युद्ध हम लिखवाएंगे जब कंपनियों का आपस में संघर्ष कराएंगे इसका, ठीक है ना। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1700, अंग्रेजों और बांडीवास फ्रांसीसियों की, है ना। ये हम लिखवाएंगे जब तीनों का वो होगा। ये तो पता ही है आप लोग को, रंगीला की उपाधि किस मुगल शासक को दी गई? मोहम्मद शाह। इतना आंसर देने में समय नहीं लगना चाहिए, यही तो बात है। निम्नलिखित में से किस बादशाह को पहला उत्तरवर्ती मुगल बादशाह माना जाता है? किस बादशाह को पहला उत्तरवर्ती मुगल बादशाह माना जाता है? मोहम्मद शाह प्रथम। उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती। नादिर शाह का भारत में प्रथम आक्रमण किस स्थान पर किया गया? करनाल, हरियाणा। करनाल, हरियाणा पूछ देगा सीधा सीधा। ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। एक सेकंड आंसर देने में लगना चाहिए, दिमाग को तेज चलाइए। निम्न में से किसे ईरान फारस का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह। नादिर शाह को, वेरी गुड। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल, है ना। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल में। निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में हैदराबाद, बंगाल, अवध, कर्नाटक को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया? किस मुगल शासक के समय, किस मुगल सम्राट के समय हैदराबाद, अवध, बंगाल, कर्नाटक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गए? मोहम्मद शाह। लिखा है आप लोगों ने, मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। इसकी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कर क्या रहे हो, फिर पढ़ क्या रहे हो? यही तो कारण है तैयारी न हो पाने का, कि हम पढ़ा रहे हैं कुछ, तुम पढ़ रहे हो कुछ। हमें नहीं पता कि लाइब्रेरी में बैठे बैठे क्या कर रहे हो। पढ़ तो रहे हैं वो, लेकिन उसका कोई क्रम नहीं है, उसका कोई तरीका नहीं है। तो जाने क्या पढ़ रहे हैं, ये भी आ गया तो ये भी आ गया तो ये भी आ गया। ये तो भ्रम की एडमिशन की स्थिति चर्चा हो जाती है ना। इसको भी पढ़ लो, उसको भी पढ़ लो, ये भी खा लो, वो भी खा लो, कुछ खाने की जरूरत नहीं है। एक चैप्टर उठा के फेंक दो, और जब किसी से बात करो तैयारी करने वाले से, तो उसको लगे कि यार हाँ यार ये चैप्टर इसका, फिर वो सिविल सर्विसेज वाला पानी मांग ले, यार इतने टैक्स तो मुझे भी याद नहीं है। और वो सब याद किए जा सकते हैं, वो सब, ये नहीं कि तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। यानी कितने जीबी का रिकॉर्ड है इसका, ये जो दिमाग है ना, कितने जीबी का है पता नहीं चल रहा है किसी को। 2-3% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है दुनिया के सबसे विद्वानों से विद्वान लोगों से ने भी, ये प्रूव हो चुका है साइंस में। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम लोग सोचो कि यार सर इतना ना पढ़ा दें पागल हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का संस्थापक था? हैदराबाद, ये तो लिखवाया है मैंने। चिनकिलिच खान, निजामुद्दीन लिखवाए थे पहले। चिनकिलिच खान लिखवाए थे, फिर निजामुद्दीन लिखवाए थे। भैया याद करके आओ। निम्न में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब सआदत खान ने बताया था। सआदत खान के नेतृत्व में हुआ था ना, सआदत खान। कौन था? ये देखो आ गया प्रश्न। निम्न में से किस शासक को मिर्जा राजा सवाई के नाम से भी जाना जाता है? मिर्जा राजा सवाई, जयसिंह को, जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई नहीं कहते, मिर्जा राजा सवाई। आ गया देखो, वही बात थी औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? सवाई की बात किसने दी थी? औरंगजेब ने। उत्तर मुगल काल में स्थापित स्वतंत्र राज्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए ध्यान से। जयपुर गुलाबी नगरी की स्थापना जयसिंह द्वितीय ने की थी। सही है गलत है? जयपुर की, जयपुर, जयपुर गुलाबी नगरी बोलते हैं जी सर। छोटे मोटे एग्जाम में पूछ देगा। गुलाबी नगरी। आमेर के राजा थे जयसिंह। आमेर, ध्यान रखना, आमेर के राजा थे जयसिंह द्वितीय। कौन थे? जयसिंह द्वितीय। प्रथम भी दे देगा ऑप्शन में। जयसिंह द्वितीय ने की थी आमेर के। कहाँ के? आमेर के राजा थे जयसिंह द्वितीय। इन्होंने जो है गुलाबी नगरी की स्थापना की थी। सही है ये संबंध। अवध स्वतंत्र राज्य की स्थापना सआदत खान ने की। सही है, सही है। कर्नाटक स्वतंत्र राज्य की स्थापना नादिर शाह ने की। नादिर शाह ने कोई राज्य की स्थापना नहीं करी। बंगाल स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने की थी।
सही बात है। ये लिखवाया भी है मुर्शिद कुली खां, क्या लिखवाया है? तीसरा वाला। मुर्शिद कुली खां, बस तो तीसरा खत्म हो गया। ये सब पूछे गए हैं प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी में। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता है? ये तो हम लोगों ने कर भी दिया है, जहांदार जहांदार शाह। शाह। इसको कहा जाता है जहांदार शाह। जहांदार शाह। ये सब याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये सब याद हो जाएगा। निम्न में से